साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज ये वीडियो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का जो हमें मैसेज मिला है उस मैसेज के जवाब के अंदर वीडियो है श्वास की समस्या को लेकर के। बहुत सारे साथियों के मैसेज हैं कि सर श्वास संबंधी जो बीमारियां रहती हैं उसको लेकर के आप मैसेज बनाएं, वीडियो बनाएं। श्वास बहुत कॉमन समस्या है, स्पेशली उत्तरी भारत के अंदर हम देखें तो बहुत सारे मरीज हमें मिलते हैं। श्वास भरने के पीछे जो कारण बहुत सारे होते हैं, पर बेसिक समस्या हम बात करें तो हमारे पास दो अंग अगर प्रभावित हैं जिसमें आपका हृदय, हार्ट और फेफड़े, लंग्स, तो आपके श्वास की समस्या पैदा होती है। श्वास के रोगियों के अंदर सबसे पहले हम ये डिफरेंशिएट करने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो भी पेशेंट है उसको हार्ट के कारण सांस को नहीं भर रही, या फिर हमारा जो भी मरीज है उसको कारण उसको फेफड़ों के कारण सांस को नहीं भर रही। अभी ये बारिश का, मानसून का सीजन चल रहा है, यहाँ पर श्वास की हम वीडियो बने या श्वास संबंधित बीमारियों की चर्चा करें तो मुझे लग जाता है कि हमें फेफड़ों संबंधी जो श्वास के कारण हैं उनको लेकर चर्चा अधिक करनी चाहिए। कारण क्या होता है, मौसम बदलता है, बारिश आती है और मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सारे रोगी जो एलर्जी के प्रभावित होते हैं इस पर्टिकुलर मौसम में, उनके अंदर श्वास की दिक्कत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस डेमो के माध्यम से। आप लोग देखें कि किस तरह से श्वास हमारे रोगियों में, फेफड़ों में प्रभावित हमें करती है। तो जैसे ये हमारे फेफड़े हैं, दोनों लंग्स छाती के राइट और लेफ्ट के अंदर, ये एक फेफड़ा है और एक दूसरा फेफड़ा ये है। ये हमारी श्वास नली है, जैसे ऑक्सीजन का आदान प्रदान दोनों तरफ होता है। अब यहाँ जो कारण श्वास का, फेफड़ों संबंधी कारण बात करते हैं हम, तो कॉमन कारण दो होते हैं, जिसमें एक तो अस्थमा, आपने नाम सुना हो अस्थमा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे दमा है, मुझे अस्थमा है। दूसरा सीओपीडी, जिसको हम हमारी भाषा के अंदर श्वास। तो अस्थमा और सीओपीडी श्वास के कॉमन रेस्पिरेटरी कॉज हैं। फेफड़ों की जो डिजीज है उनमें ये कॉमन कारण होते हैं। जहां दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है। अस्थमा कॉमन, जो अस्थमा का कॉमन कारण है उसका कॉमन कारण हमारे पास एलर्जन या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। आप देखिए, एलर्जी के कारण या ट्रिगरिंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। अगर हम उनसे नहीं बचते हैं तो हमें पास पुनः अस्थमा का अटैक आ जाता है। और हमारे घर परिवार में जो पेशेंट्स होते हैं वो भी हमसे कहते हैं साहब मैं बिल्कुल ठीक था, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, ये बारिश हुई और बारिश के बाद हम जब सांस भरने लगी है। तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जब हमें बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो हमें ये दिक्कत होती है। यहाँ मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि अस्थमा के जो कॉमन ट्रिगरिंग एजेंट्स हैं, चाहे ठंडा है, खट्टा है, धूल मिट्टी है, धुआं है, मौसम परिवर्तन है, बारिश है और कुछ एलर्जेंस हैं। कई लोग एक्सरसाइज के बाद में अस्थमा से सफर करते हैं। तो आपके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, एक्टिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग है, धुआं है, तो ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर से आप बचने के प्रयास करोगे तो आपको अस्थमा के अंदर बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, अस्थमा आपका कंट्रोल रहेगा। अस्थमा एक रिवर्सिबल डिजीज है, ऐसी बीमारी है हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी को नॉर्मल स्थिति में पेशेंट को ला सकते हैं। इसलिए यहाँ मेडिसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिसिन के अंदर, अस्थमा के अंदर जो दवाई दी जाती है वो इनहेलर्स, बहुत सारे पेशेंट्स इनहेलर्स को लेकर के बड़े भ्रांतियों में रहते हैं। वो साहब मुझे ये इनहेलर तो नहीं लूंगा, मुझे आदत पड़ जाएगी। मैं एक एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा, अस्थमा या श्वास के रोगियों के लिए इनहेलर्स बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको कोई चिकित्सक साथी प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप उसको लीजिए, आपके फेफड़ों के अंदर बहुत जल्दी आराम मिलेगा, दवाइयों के साइड इफेक्ट कम होंगे और आपकी बीमारी कम से कम दवा में कंट्रोल होगी। क्योंकि जो पफ्स के अंदर हम इनहेलर्स रूप में दवा लेते हैं वो बहुत माइक्रोग्राम्स में होती है। कभी भी टैबलेट फॉर्म में दवाइयों को मत लें। बहुत सारे रोगी जो डेरिफाइलिन की टैबलेट्स, डेक्सोना की टैबलेट्स, साल्बुटामोल की टैबलेट्स लेकर के अपनी बीमारी को कंट्रोल करते हैं, वहाँ उनको आने वाले समय के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और उनका शरीर पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ एक एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते ये लाइन जोड़ रहा हूँ कि अस्थमा या श्वास के रोगियों के लिए इनहेलर्स बहुत अच्छी दवा है। अपने चिकित्सक के प्रिस्क्राइब अनुसार आप उसको उचित मार्गदर्शन में लेवें, आपको बड़ा लाभ रहेगा। दूसरी बात करते हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ पर जो एयरवे है
ऑक्सीजन के आदान प्रदान का, वहां ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट हो जाती है और ये परमानेंट हो गया तो सांस में दिक्कत होने लगती है। इसके अंदर एडवांस स्टेज होती है, इरिवर्सिबल चीज है। कॉमन स्मोकर्स, जो लंबे स्मोकर्स रोगी होते हैं, बहुत सारे लंबे 10-20 साल से स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर सीओपीडी डेवलपमेंट होता है। इस बीमारी के लिए आपका स्मोकिंग का बंद करना, स्टॉप ऑफ द स्मोकिंग इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड, आपकी बीमारी की क्या स्थिति है, आपके जो फिजिशियन है वो डिसाइड करते हैं और उस डिसीजन के अनुसार आपको दवाई दी जाती है, तब जाके आपको सीओपीडी कंट्रोल रहता है। वजन का बढ़ना एक बड़ा कारण है सीओपीडी के अंदर। हमारे फेफड़ों की स्ट्रेंथ जो उस पर डिपेंड करती है। यही कहूँगा, अपने लंग्स को मजबूत करिए, योगा और प्राणायाम के माध्यम से वजन को कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग रहित जीवन जिए, धूम्रपान को बंद करें और आपके आसपास जो भी एलर्जेंस और ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनसे परहेज करें, उनसे बचें और अपने चिकित्सक से, अपने फिजिशियन से परामर्श कर अपनी बीमारी के बारे में राय लें, कंट्रोल करने की कोशिश करें और स्वस्थ रहें। वर्तमान समय के अंदर मानसून सीजन के अंदर श्वास के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण इस बारिश के मौसम में ट्रिगरिंग फैक्टर है। एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते आप ट्रिगरिंग फैक्टर के एक्सपोजर से बचिए, अपने चिकित्सक से परामर्श करिए, उचित इलाज, उचित दवा, सही डोज की मात्रा और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हम श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।